लाइव कीजिए। आ जाइए आ जाइए, आने दीजिए। एक फ्लोर चढ़ने में आपको नानी याद आ जाता है? हाय, हाफ रहे हैं जी एक फ्लोर चढ़ने में, बताइए। चलिए, सब ऑनलाइन वाले भाई जी लोग, दीदी जी लोग को गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। और साथ में जो है चैती छठ की भी शुभकामना। पूजा पांडे, इसको साउंड प्रॉब्लम है, देख लीजिए हो, ठीक है ना? देख लीजिए आवाज ठीक है ना? यहाँ पे देख लीजिए चला करके, आवाज जा रहा है हो ऑनलाइन वाले लोग? सेम टी यू बोल रहा है, मतलब जा रहा है क्या? न्यू क्लास है आपको रामपुर नहर के पास, साईं मंदिर नजदीक में है। रामपुर नहर साईं मंदिर के पास। हाँ हाँ, जा रहा है जा रहा है। सिर्फ पूजा पांडे को प्रॉब्लम है। पूजा जी आप अपना मोबाइल जो है देख लीजिए, थोड़ा मोबाइल खराब होगा आपका। और सब बढ़िया है? क्या पढ़ा रहे थे? चोलना। चोलों के राजनीतिक जीवन को हम लोग देख लिए थे, हाँ या ना? चोल राजा के विषय में जाने ना जी, तो चोल राजा के विषय में जान लिए, मतलब राजनीतिक जीवन हम लोग देख चुके हैं। अब जो है प्रशासनिक जीवन देखना है। प्रशासनिक और फिर सैन्य और फिर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, यही सब चीज देखना है। तो आराम से देखते हैं। लेकिन हाँ, चोल प्रशासन पढ़ना है सितेश पांडे जी। जी चोल प्रशासन पढ़ना है जी। चलिए अब कमेंट हटा दीजिए, तो कमेंट करेंट अफेयर भी दीजिए। चलिए ठीक है, देंगे। तो चोलों के राजनीतिक जीवन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं जो पढ़ाए हैं। तो एक किसी से भी पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट है सब लोग जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है? जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा। खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, किस चोल राजा ने शैलेंद्र साम्राज्य, जावा, सुमात्रा, मलय जैसे द्वीपों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया? राजेंद्र प्रथम। बैठ जाइए। किस चोल शासक ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी? परांतक प्रथम। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। टोपी। किस चोल शासक ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? राजराज। आप नहीं बोले हैं, ठीक है? बैठ जाइए। फिर भी लड़का है इसलिए बैठा देते, लड़की रहते तो खड़े छोड़ देते हो। चलिए उधर कोना वाली खड़ा हो जाइए। इधर खड़ा होइए ना, ब्लैक टी शर्ट शर्ट जो भी है ब्लैक, हाँ खड़ा हो जाइए। क्लास किए थे ना पिछला क्लास? हाँ बताइए, राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? क्या था हो? अरिमोली। आप लड़की है इसलिए खड़ा रही। चलिए बताइएगा आप, अंतिम चोल शासक
नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? आए? बोलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं भी जवाब दिया फिर भी बैठा देते। लड़की को ज्यादा सजा है, इसलिए पढ़ लिख के आया कीजिए। बैठ जाइए आप भी। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे, लड़की का दबदबा रहा, लड़की सब ठीक ठाक जवाब दी, लड़का सब अकलोल बकलोल है। तो हमने आपको बताया था कि जो है चोल साम्राज्य की स्थापना जो है आपको विजयालय के द्वारा किया गया था। आप पीछे वाली बतियाइए ने मुंह तोड़ देंगे, नहीं तो हम समझ गए। आपको क्या लगता है हमको दिखाई नहीं देता है? आंख अभी बहुत तेज है मेरा, समझे? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम शासक बने, आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम बने, फिर प्रांतक द्वितीय, मुंडरादित्य, उत्तम चोल, फिर राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, फिर और भी राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, ये तमाम शासक हुए। अधिराजेंद्र, इन शासकों के विषय में हमने आपको अवगत करवाया था, जिसमें चोल वंश के संस्थापक विजयालय, सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। अब हम लोगों को यहां पर चोल प्रशासन को समझना है। चोल प्रशासन, देखिए, जिस प्रकार से आपने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, उसके प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा, गुप्त साम्राज्य को पढ़ा, उसके प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा, तो आपने यह पाया कि इन साम्राज्यों में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन व्यवस्था का प्रचलन हुआ करता था। हां या ना? हां ना? हां। उसी प्रकार से अगर हम लोग चोल साम्राज्य को देखें तो चोल साम्राज्य में भी राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। दूसरी बात, वैसे अधिकारी जो राजा के पास उसके सलाह एवं सहयोग के लिए हमेशा मौजूद रहता था, उसको उडन कुट्टन कहा गया है। उडन कुट्टन, उसको उडन कुट्टन कहा गया है, उडन कुट्टन कहा गया है। अब राजा के पास हमेशा उसके सलाह एवं सहयोग के लिए उसके पास उसका मंत्री परिषद रहता था। तो राजा के पास जो उसका अपना मंत्री परिषद रहता था, जो राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग दिया करता था, उसी को उडन कुट्टन कहा गया, उसी को उडन कुट्टन कहा गया। उडन कुट्टन, जैसे अभी के डेट में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद है, हां या ना? हां, एकदम से है। उसी प्रकार से जो है चोल काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होता था, उस मंत्री परिषद को जो है उडन कुट्टन कहा गया। उस मंत्री परिषद को क्या कहा गया? उडन कुट्टन, उडन कुट्टन कहा गया। और चोल काल में जो है, जैसा कि आपने मौर्य काल में पढ़ा है, मौर्य काल में जो बड़े अधिकारी होते थे, बड़े अधिकारी को अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया है, और जो छोटे अधिकारी होते थे उसे अध्यक्ष कहा गया है। जो छोटे अधिकारी होते थे उसे अध्यक्ष कहा गया है। उसी प्रकार से चोल काल में भी दो प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, एक बड़े
या उच्च स्तरीय अधिकारी हुआ करते थे और एक छोटे अधिकारी हुआ करते थे। एक बड़े और उच्च स्तरीय अधिकारी हुआ करते थे और दूसरा जो है आपको छोटा अधिकारी हुआ करता था। तो चोल काल में जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उसे पेरुंदरम कहा जाता था। पेरुंदरम, पेरुंदरम कहा जाता था। बड़े अधिकारी या उच्च स्तरीय अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी, बड़े अधिकारी या उच्च स्तरीय अधिकारी को पेरुंदरम, वहीं जो छोटे अधिकारी हुआ करते थे उनको सेरुंदरम कहा गया। जो छोटे अधिकारी हुआ करते थे उन्हें सेरुंदरम, छोटे या निम्न स्तरीय अधिकारी को जो है सेरुंदरम कहा गया। इसके बाद चोल काल में जो है दो प्रकार का प्रशासन या दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, चोल काल में दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। और चोल काल में जो दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है उसमें एक केंद्रीय स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरा जो है आपको स्थानीय स्तर पर। एक केंद्रीय स्तर पर शासन प्रशासन देखने को मिलता है और दूसरा स्थानीय स्तर पर जो है आपको शासन प्रशासन देखने को मिलता है। तो जो केंद्रीय स्तर है, जैसे अभी के डेट में, समझ गए, अभी के डेट में अगर आप भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि अभी के डेट में भारत में 3 स्तरीय शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर, तीसरा स्थानीय स्तर पर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है, पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 3 स्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है। भारत के अलावा अन्य किसी भी देश में 3 स्तरीय शासन प्रणाली देखने को नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 2 स्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। लेकिन भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी शासन प्रणाली शासन प्रशासन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग चोल काल की बात करें तो चोल काल में 2 स्तर पर शासन प्रशासन देखने को मिलता है, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय स्तर, दूसरा स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर पर जो चोल साम्राज्य था, जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य था। चोल साम्राज्य अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य था क्योंकि चोलों का शासन आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, श्रीलंका में, मालदीव में, इंडोनेशिया में और पश्चिम बंगाल में, इतना बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में चोलों का शासन हुआ करता था, इतने बड़े क्षेत्र में चोलों का शासन हुआ करता था। तो चोलों का शासन जो इतने बड़े क्षेत्र में हुआ करता था, इन तमाम क्षेत्रों में सही ढंग से शासन प्रशासन चलाने को लेकर चोल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। जैसे अपना देश भारत है, भारत को आप देख सकते हैं 28 प्रांतों में विभाजित किया गया है, 28 प्रांतों में विभाजित किया गया है। फिर प्रत्येक प्रांत को जिला में विभाजित किया गया है, फिर जिला को प्रखंड में विभाजित किया गया है। तो ये प्रशासनिक विभाजन क्यों किए जाते हैं? देखिए, प्रशासनिक विभाजन शासन प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए किए जाते हैं। शासन प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रशासनिक विभाजन किए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे देश में प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो है आपको चोल साम्राज्य का भी प्रशासनिक विभाजन किया गया था। और जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, प्रांतों में विभाजित किया गया था, राज्यों में विभाजित किया गया था। और जिस प्रकार से आपने पढ़ा है कि मौर्य काल में
अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी, प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 हुआ करती थी। उसी प्रकार से जो चोल साम्राज्य है, संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांत में बांटा गया था। 6 प्रांत में संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांत में बांटा गया था। और प्रांत को उस समय मंडल कहा जाता था। प्रांत को जो है उस समय क्या कहा जाता था? मंडल। मंडल कहा जाता था, प्रांत को मंडल कहा जाता था। और दूसरी बात यह है कि प्रांतों का विभाजन कमिश्नरी में हुआ था। प्रांतों का विभाजन जो है आपको कमिश्नरी में हुआ था। और कमिश्नरी को वलनाडु कहा जाता था। वलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। वलनाडु या कोट्टम, वलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। और अगली बात यह है कि जो कमिश्नरी होता था, कमिश्नरी को जिला में विभाजित किया गया था। और जो जिला होता था, जिला को नाडु कहा जाता था। जिला को नाडु कहा जाता था। और जिला को प्रखंड में बांटा गया था। प्रखंड को कर्रम कहा जाता था। प्रखंड को कर्रम कहा जाता था। और प्रखंड को जो है ग्राम में बांटा गया था। ग्राम में बांटा गया था, यानी गांव में बांटा गया था। और जो गांव होता था यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। यह प्रशासन की जो है आपको सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम मानी जाती थी। तो बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाई जा सके, इसको लेकर ही चोल साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन प्रांत में, प्रांत का कमिश्नरी में, कमिश्नरी का जिला में, जिला का प्रखंड में और प्रखंड का ग्राम में हुआ। प्रखंड का ग्राम में हुआ। ग्राम यानी गांव, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। चोल काल में जो है 2 प्रकार के गांव देखने को मिले हैं। आज भी आपको 2 प्रकार के गांव देखने को मिलेंगे। एक आपको बड़ा गांव देखने को मिलेगा, दूसरा आपको छोटा गांव देखने को मिलेगा। कुछ गांव ऐसे होंगे जहां की आबादी बहुत अधिक, जहां का आबादी और क्षेत्रफल बहुत अधिक, मतलब वो बड़ा गांव हो गया। और कुछ गांव ऐसे होंगे जहां की आबादी काफी कम और क्षेत्रफल काफी कम, मतलब वो छोटा गांव हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है चोल काल में भी 2 प्रकार के गांव देखने को मिले हैं। और चोल काल में जो 2 प्रकार के गांव देखने को मिले हैं, एक बड़ा गांव, समझ गए, एक आपको बड़ा गांव हुआ करता था और दूसरा आपको छोटा गांव हुआ करता था। छोटा गांव हुआ करता था। और जो बड़ा गांव होता था इसे हम लोग तनयूर कहते थे। बड़ा गांव को तनयूर कहते थे। और जो छोटा गांव होता था, छोटे गांव को सिरूर कहते थे। छोटे गांव को क्या कहते थे? सिरूर। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। और जब गांव पे आ गए हैं, देखिए चोल काल की ऐसे तो कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे चोलों की एक विशेषता उसकी नौसैनिक शक्ति है। चोलों की एक विशेषता उसकी नौसैनिक शक्ति है। उसी प्रकार से जो है चोलों की एक विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। स्थानीय स्वशासन। और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पहली बार पूरे भारतवर्ष के भीतर, भले ही अशोक कल्याणकारी शासक रहा हो, अशोक ने हमेशा जनता से संपर्क साधे रखा, लेकिन अशोक भी स्थानीय स्वशासन की बात नहीं कर पाया था। अशोक भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास पहुंचने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। लेकिन फिर भी हद तक अशोक ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए और लगभग जनता की समस्या को अपनी समस्या समझकर अशोक देखा करते थे। और अशोक के विषय में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अशोक इतना करने के बावजूद भी उनका ध्यान स्थानीय स्वशासन पर नहीं गया, बल्कि केंद्रीय प्रशासन में ही वे उलझे रहे। और यहां से एक प्रश्न क्रिएट होता है, आपसे पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफा कई परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, कौन भारतीय शासक प्रायः जनता के संपर्क में रहा करता था? कौन
भारतीय शासक प्रायः जनता के संपर्क में रहा करता था, तो इसका उत्तर आपको अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अशोक हो जाएगा। अशोक एक ऐसा भारतीय शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहा करता था। समझ गए? चलिए खैर छोड़िए उसको। पूरे भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन चलाने की बात जिस कालखंड में की गई वह चोल काल था। जिस कालखंड में की गई वह जो है आपको कौन सा कालखंड था? चोल काल। वह चोल काल था। और चोल काल की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन है। एक प्रमुख विशेषता उसका क्या है? आपको स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जिस प्रकार से आप अभी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो प्रकार की संस्थाओं को देखते हैं, एक पंचायती राज के अंतर्गत और दूसरा नगरपालिका के अंतर्गत। एक पंचायती राज के अंतर्गत और दूसरा नगरपालिका के अंतर्गत। दूसरी बात, आप पंचायती राज में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को देखते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जो ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया कि कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां सभी वर्ग के लोग रहते हैं, तथा यह भी देखा गया कि कुछ ऐसे गांव है जहां पर सिर्फ ब्राह्मण रहता है। और साथ ही साथ यह भी देखा गया कि कुछ ऐसे गांव है जहां पर मुख्य तौर पर व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे आज के डेट में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है या नहीं होता? एकदम से होता है। उसी प्रकार से चोल काल में जो अलग अलग स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हुआ करती थी, उन स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को तीन भागों में बांटा गया। उन स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को जो है तीन भागों में बांटा गया। और जो तीन भागों में बांटा गया उसमें आपको एक उर, दूसरा सभा या महासभा, और तीसरा नगरम होता था। उर की अगर हम लोग बात करें तो सर्वसाधारण वर्ग के लोगों का जो गांव होता था उसी को उर कहा गया। सर्वसाधारण वर्ग के लोगों का जो गांव होता था उसी को उर कहा गया। या दूसरे शब्दों में यह कहे कि वैसे गांव जहां सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग रहते थे, जहां पर सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग रहते थे, उसी को उड़ कहा गया। दूसरा आपको सभा या महासभा। देखिए आगे हम आपको बताएंगे चोलकालीन समाज में, चोलकालीन समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा हुआ था। और हर कालखंड की भांति चोल काल में भी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और जो ब्राह्मणों का गांव होता था, ब्राह्मणों के गांव को ही, यानी वैसे गांव जहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही रहा करते थे, उसी को सभा या महासभा कहा गया। दूसरा, चोल काल में
व्यापारी का भी अपना एक महत्व होता था, व्यापारी का भी अपना एक महत्व होता था। अब व्यापारियों का जो गांव होता था, व्यापारियों का या शिल्पियों का जो गांव होता था, उसी को नगरम कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? नगरम। उसी को नगरम कहा जाता था। तो ये जो है चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोगों को चोलों की सैन्य व्यवस्था के विषय में जाना है। चोलों के सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था देखिए, चोलों की सैन्य व्यवस्था को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि चोल अपनी सैन्य व्यवस्था के बल पर ही एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। चोल अपनी सैन्य व्यवस्था के आधार पर ही एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देखिए, चोलों के पास मजबूत, चोलों के पास एक मजबूत सैन्य व्यवस्था देखने को मिलता है। उस सैन्य व्यवस्था में आपको चोलों के पास नौसैनिक थे, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, गज सैनिक थे, अश्व सैनिक थे। लेकिन ध्यान में रहे कि चोलों के पास रथ वाला सैनिक नहीं था, रथारोही सैनिक नहीं था। चोलों के पास रथ सेना नहीं था। चोलों के पास जो है रथ सेना नहीं था। रथ सेना नहीं था। दूसरी बात यह है कि चोलों की जो अपनी सैन्य शक्तियां थी, उन सैन्य शक्तियों में चोलों की जो सबसे मजबूत सैन्य शक्ति थी वह नौसेना थी। वह आपको नौसेना, मतलब चोलों के पास पैदल सैनिक, अश्व सेना, गज सेना, नौसेना सभी था। इन सभी सैन्य व्यवस्था में चोलों की जो सबसे मजबूत सैन्य शक्ति थी वह आपको नौसैनिक शक्ति, चोलों की सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति थी। और जो चोलों की नौसैनिक शक्ति थी जो काफी मजबूत हुआ था, यह काफी मजबूत राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश का सबसे महान शासक, चोल वंश का सबसे महान शासक और चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था। चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के समय ही चोलों की नौसैनिक शक्ति काफी शक्तिशाली हो गई थी, काफी शक्तिशाली हो गई थी। और इसी नौसैनिक शक्ति के बल पर राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र साम्राज्य, राजेंद्र प्रथम ने जो है आपको बंगाल इन तमाम क्षेत्रों को जीत करके और पूरे श्रीलंका को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। अब जो चोल सेना हुआ करती थी, चोल सेना जो है आपको छावनियों में रहा करती थी। छावनी समझते हैं? नहीं समझते हैं? देखिए, समझते हैं? अरे छावनी कहने का मतलब हुआ, छावनी कहने का मतलब हुआ, मान लिया जाए कि मुसल्लपुर हाट है, मान लिया जाए मुसल्लपुर हाट है, बगल में शाहगंज है, इधर हिंदू है इधर मुसलमान है, समझ गए? यहां पर तो कोई सेना का सैन्य टुकड़ी सब आपको नजर आता है? नहीं आता है, समझ गए? नहीं नजर आता है, समझ गए? मान लिया जाए कि ऐसा हो नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कर, मान लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, एकदम बहुत भयंकर हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, तो सेना आएगी तुरंत तो बिल्डिंग बना करके नहीं रहने लगेगा। वो क्या करेगा? जहां पर भी खाली जगह देखेगा टेंट टांग देगा अपना, समझ गए? टेंट अपना टांग देगा और रहना शुरू कर देगा। वही सैन्य छावनी हो गया उसका, समझ गए? तो जो
चोल सैनिक हुआ करते थे, चोल सैनिक सैन्य छावनी में रहा करते थे, और चोल सैनिक जो सैन्य छावनी में रहा करते थे उस सैन्य छावनी को कड़गम कहा गया। को डो गो मो, कड़गम कहा गया। सैन्य छावनी को क्या कहा गया? कड़गम। और एक बात और, चोल राजाओं के पास कुछ इतने अधिक विश्वसनीय सैनिक हुआ करते थे, कुछ इतने अधिक विश्वसनीय सैनिक हुआ करते थे और अंगरक्षक हुआ करते थे, जो चोल राजा के कहने पर अपना प्राण तक दे देता था। चोल राजा के कहने पर अपना प्राण तक दे देता था। इस प्रकार के जो विश्वसनीय चोल सैनिक हुआ करते थे, उन विश्वसनीय चोल सैनिकों को वल्लेकार कहा गया। वल्लेकार, वल्लेकार कहा गया। समझिएगा आप इस बात को एक बार फिर से। देखिए, चोल राजाओं का जो अंगरक्षक होता था, जो बॉडीगार्ड होता था, तथा जो अन्य विश्वसनीय सैनिक हुआ करते थे, जो चोल राजा के कहने मात्र भर से अपना जान तक दे देता था, उस प्रकार के सैनिकों को वल्लेकार कहा गया। क्या कहा गया? वल्लेकार। इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार से संगमकालीन राजाओं के विषय में आपने पढ़ा है कि संगमकालीन जो राजा होता था वह युद्ध प्रिय होता था। संगमकालीन राजा युद्ध प्रिय होता था, और जिस प्रकार से संगमकालीन राजा युद्ध प्रिय होता था, उसी प्रकार से जो ये चोलकालीन राजा है, ये भी युद्ध प्रिय हुआ करते थे। ये भी युद्ध प्रिय हुआ करते थे, और युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करते हुए, यानी बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता था, युद्ध में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता था, तो उस सैनिक के परिवार को करमुक्त भूमि अनुदान के तौर पर दी जाती थी, और जो उस सैनिक को करमुक्त भूमि अनुदान के तौर पर दी जाती थी, उस भूमि को रत कोड में कहा जाता था। रत कोड में कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ पा रहे होंगे कि चोलों के पास जो है एक अच्छी सैन्य शक्ति थी, जिसके बल पर चोल इतना बड़ा साम्राज्य जो है आपको स्थापित कर पाया। यह चोलों की सैन्य व्यवस्था हुई। चोलों की सैन्य व्यवस्था के बाद जो है, आगे आप थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था को देखिए। समाज देखिए, एक तो जिस प्रकार से वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिला है, उसी प्रकार से चोल काल में भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिला है। और इस समय पूरा का पूरा समाज दो वर्गों में विभक्त था, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण, दूसरा गैर ब्राह्मण। और इसमें स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार से हर कालखंड में ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा मिला है, उसी प्रकार से चोल काल में भी ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा मिला है, और गैर ब्राह्मणों को काफी है दृष्टिकोण से देखा जाता था। दूसरी बात, चोल काल में जो है व्यवसायिक आधार पर भी वर्ण का विभाजन हुआ है। व्यवसायिक आधार पर भी वर्ण का विभाजन हुआ है। और जो व्यवसायिक आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ है, वह भी दो भागों में हुआ है। एक आपको वलंगई और दूसरा आपको इडंगई। समझ गए? दूसरा आपको इडंगई। एक आपको वलंगई और दूसरा आपको इडंगई। इसमें वलंगई किसे कहा जाता था? जो कृषक होते थे,
जो किसान होते थे, जो किसान होते थे, किसान को वलंगई कहा जाता था, किसान को वलंगई कहा जाता था और किसान का काफी सम्मान होता था, किसान का काफी सम्मान होता था। अब कहिएगा किसान का सम्मान क्यों होता था? तो किसान का सम्मान इसलिए होता था क्योंकि किसान राजस्व देता था, टैक्स देता था, किसान टैक्स देता था, टैक्स कर देता था राजा को, इसलिए किसान का सम्मान होता था। किसानों को अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता था। दूसरा आपको इडंगई, इडंगई के अंतर्गत जो है आपको मजदूर होते थे, मजदूर सब शामिल होता था। और जिस प्रकार से गैर ब्राह्मणों को है दृष्टिकोण से देखा जाता था, गलत दृष्टिकोण से देखा जाता था, नीच दृष्टिकोण से देखा जाता था, उसी प्रकार से जो मजदूर होते थे, जो इडंगई के अंतर्गत आते थे, इन्हें भी है दृष्टिकोण से देखा जाता था, इन्हें भी सही दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। अगली बात, समाज में किन प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था? तो चोलकालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा के बाद दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा के बाद बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था। इन तमाम प्रथाओं का प्रचलन हुआ करता था। लेकिन वहीं अगर हम लोग पर्दा प्रथा की बात करें तो पर्दा प्रथा का प्रचलन चोल काल में नहीं हुआ करता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन चोल काल में नहीं हुआ करता था। इसके बाद आगे जो है आर्थिक व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को आप देखेंगे तो चोल काल में जिस प्रकार से मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, हर कालखंड में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा? भूमि कर रहा है। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा है? भूमि कर। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर रहा है, भूमि कर रहा है। उसी प्रकार से चोल काल में भी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर ही रहा है। और भूमि कर को करमाप कहा जाता था, करमाप कहा जाता था। भूमि कर को करमाप कहा जाता था या इसे कुडीमे, इसे कुडीमे कहा जाता था। भूमि कर को करमाप या इसे कुडीमे कहा जाता था। और इस कालखंड में भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था। उत्पादन का 1/3 भाग, यानी किसानों को जितना फसल उत्पादन होता था उस फसल का 1/3 भाग, उस फसल का जो है 1/3 भाग किसानों को, 1/3 भाग जो है राजा को देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। और चोल काल में जो भूमि होता था, चोल काल में भूमि को सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। चोल काल में भूमि को जो है सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। एक आपको ब्रह्मदेय भूमि होता था, ब्रह्मदेय भूमि होता था। दूसरा आपको देवदान भूमि होता था। तीसरा आपको साला भोग भूमि होता था, तीसरा आपको साला भोग भूमि होता था। तो इसमें एक है आपको ब्रह्मदेय भूमि। ब्रह्मदेय भूमि ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि अनुदान के तौर पर दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि उपहार के तौर पर या अनुदान के तौर पर दी जाती थी, उसी को ब्रह्मदेय भूमि कहा गया, उसी को ब्रह्मदेय भूमि कहा गया। दूसरा देवदान भूमि, देवदान भूमि देखिए, देवता यानी ईश्वर, ईश्वर की मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती थी। मंदिर में ईश्वर की मूर्ति स्थापित की जाती थी। मंदिरों की देखरेख हेतु, मंदिरों के रखरखाव हेतु या मंदिरों के देखरेख हेतु जो करमुक्त भूमि दी जाती थी, उसी को देवदान भूमि कहा गया, उसी को देवदान भूमि कहा गया।
तीसरा साला भोग भूमि। चोल काल में जो विद्यालय होते थे, चोल काल में जो विद्यालय होते थे, जहां पर शैक्षणिक कार्य होता था, जहां पर शैक्षणिक कार्य होता था, विद्यालयों के रखरखाव या देखरेख हेतु जो करमुक्त भूमि उपहार स्वरूप दी जाती थी, उसी को साला भोग भूमि कहा जाता था, उसी को साला भोग भूमि कहा जाता था। और इसके अलावे और भी कई प्रकार की भूमियों का प्रचलन देखने को मिला है, जो और भी कई प्रकार के भूमियों का प्रचलन देखने को मिला है। इसमें एक है आपको पल्ली चंदम भूमि, पल्ली चंदम भूमि, पल्ली चंदम भूमि। अब कहिएगा कि ये पल्ली चंदम भूमि क्या है, पल्ली चंदम भूमि क्या है? तो जैन, समझ गए, जैन, जैनियों को या जैन शैक्षणिक संस्थानों को या जैन आचार्यों को, जैन आचार्यों को जो करमुक्त भूमि अनुदान के तौर पर दी जाती थी, उसी को पल्ली चंदम भूमि कहा जाता था, उसी को पल्ली चंदम भूमि कहा जाता था। तो ये चोल काल में अलग अलग भूमि के प्रकार है, इसको जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद चोलों के धार्मिक व्यवस्था, चोलों के धार्मिक व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि चोल काल में अधिकतर चोल राजाओं ने शैव धर्म को माना था, शैव धर्म को माना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शैव धर्म के अलावे अन्य धर्म जैसे वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों का विकास नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। इन सभी धर्मों का भी विकास हुआ, लेकिन अधिकतर चोल राजाओं ने शैव धर्म को अपनाया था और अधिकतर चोल राजाओं ने शैव धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे कि चोल राजा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, संगमकालीन चोल राजा ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और ये चोल काल के राजा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता वो इस चोल काल के विषय में पूछा जाता है, इस चोल काल के विषय में आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा होश हवास में बनाइएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा कि संगमकालीन चोल वंश पूछ रहा है या फिर 9वीं से 12वीं सदी के चोल वंश के विषय में पूछ रहा है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद चोल काल में शैव धर्म को अपनाने के बाद चोल राजाओं ने भगवान शिव की मूर्तियां, भगवान शिव का मंदिर बनवाने का काम किया। इसमें एक आपको चोल शासक है जिसका नाम है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ता है, चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ता। परांतक प्रथम ने चिदम्बरम में भगवान शिव के तांडव रूप को प्रदर्शित करते हुए, नृत्य करते हुए या भगवान शिव के तांडव रूप को प्रदर्शित करते हुए परांतक प्रथम ने भगवान शिव का एक चतुर्भुजाकार कांस्य प्रतिमा बनाया, जिसे नटराज
शिव की मूर्ति कहा जाता है, नटराज शिव की मूर्ति कहा जाता है। और यह जो नटराज शिव का मूर्ति है, विश्व में जितने भी कांस्य प्रतिमा है, कांसा एक धातु है, तांबा और टीना के सम्मिश्रण से कांसा धातु बनता है। और विश्व में जितने भी मंदिर कांसा धातु से बने हुए हैं, उन सभी मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर में इस मंदिर का नाम आता है। नटराज शिव के चिदंबरम स्थित मंदिर का नाम आता है, जिसकी आकृति लगभग चतुर्भुजाकार। परांतक प्रथम के बाद राजराज प्रथम ने, आप सभी लोग राजराज प्रथम का नाम सुने होंगे। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हम लोग बृहदेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। बृहदेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। और या जो बृहदेश्वर शिव मंदिर है, इसी को राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। इसी को राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको चोल काल में ये तमाम मंदिर बनाए गए, और ये सभी मंदिर चोल कला के उदाहरण है। ये सभी मंदिर चोल कला के उदाहरण है। और चोल काल में जिस शैली के तहत मंदिर बनाया जाता था, उसे हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं। कौन सा शैली? द्रविड़ शैली। चोल काल में मंदिर के निर्माण ही नहीं हुए, चोल काल में गुप्त काल की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास होने के कारण चोल काल में अनेकों तमिल साहित्य की रचना हुई। और जो चोल काल में अनेकों तमिल साहित्य की रचना हुई, उसमें प्रमुख तमिल साहित्य आपको तमिल रामायण है, जिसकी रचना कंबन ने किया है। नल बेम्बा है, जिसकी रचना पुगलेंदी ने की है, तो कुल मिलाकर के अगर आप चोल काल को देखेंगे, तो चोल काल भी दक्षिण भारतीय इतिहास में अपनी समृद्धि के लिए याद किया जाता है। और दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार से उत्तर भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार से जो है चोल काल को दक्षिण भारत के संदर्भ में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद एक दो बात आप और जानिए कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि चोल राजाओं ने श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, हाँ या ना? हाँ ना? एक प्रश्न पूछा जाता है, किस चोल राजा ने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया? कुलोतुंग प्रथम। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। और कुलोतुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा के साथ करवाया। एक और प्रश्न पूछा जाता है, किस चोल शासक ने चीनी शासक के पास 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल भेजा? इसका भी उत्तर होगा कुलोतुंग प्रथम। और एक बात और आपसे पूछा जाता है कि ये जो नटराज शिव मंदिर है, जिसका निर्माण परांतक प्रथम ने करवाया था, जो कि चिदंबरम में है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? समझ गए? जैसे आपको सुदर्शन झील याद है कुछ? सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसका पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया, रुद्रदामन ने करवाया, स्कंदगुप्त ने करवाया, हाँ या ना? हाँ। उसी प्रकार से
जो नटराज शिव मंदिर है चिदम्बरम में, इसका पुनर्निर्माण कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया था। कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया था। और दूसरा चीज, इस शिव मंदिर में भगवान विष्णु का भी मूर्ति था। कुलोतुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु के मंदिर को समुद्र में फेंकवा दिया। भगवान विष्णु के मंदिर को समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये सब बात भी जो है आपको याद रखना है। अब चोल आपका खत्म हो गया। अब चोल के बाद क्या है? पल्लव। तो अब हम लोग पल्लव को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले याद करेंगे और याद करने के बाद लिखेंगे। याद करने के बाद लिखेंगे, पहले याद करते हैं, ठीक है, जितना बताए हैं। और हां, वैधानिक चेतावनी, बोलना है, बोल करके याद करना है, तब याद होगा, नहीं तो याद, और याद नहीं होगा तो परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो रिजल्ट नहीं होगा तो है शादी ब्याह नहीं होगा तो नालायक निकम्मा हो जाइएगा। नालायक निकम्मा हो जाइएगा तो कोई पूछेगा, और तब फिर आप क्या कहलाइएगा? रोड का तब आप कहलाइएगा रोड का विद्वान। रोड का विद्वान जो है तो विद्वान, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बात समझ में आ गया? तो इसलिए याद करना है बोल करके, समझ गए? चलिए अब आइए, समझ में आ रहा है ना भाई जी लोग? देखिए, इसमें जो है चोल काल में जो है वर्ड, कड़गम क्या है, कर्माप क्या है, वल्लेकार क्या है, ये सब वर्ड याद रखना जरूरी है, क्योंकि वर्ड का अर्थ चोल काल से संबंधित आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए वर्ड याद रखना जरूरी है, समझ गए? और एक बार मेहनत कीजिए ना महाराज, जानते हैं एक बार मेहनत कर लीजिएगा ना, उसकी सफलता पर जिंदगी भर ऐश कीजिएगा। और एक बार मेहनत नहीं किए तो क्या होगा आप ही जानिए। ताली बजाने से थोड़े कुछ होगा। आइए याद करते हैं। चोल काल में किस प्रकार का शासन देखा है? चोल काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होता, चोलकालीन मंत्री परिषद को क्या कहा? चोलकालीन मंत्री परिषद को क्या कहा? उडन। चोलकालीन मंत्री परिषद को क्या कहा? चोल काल में बड़े अधिकारी को क्या कहा? बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, छोटे अधिकारी। चलिए, चोल साम्राज्य को किसमें विभाजित किया? किसमें? प्रांत को, कमिश्नरी को, जिला को, प्रखंड को। एक बार फिर से, चोल साम्राज्य को किसमें विभाजित? प्रांत को, कमिश्नरी को, जिला को, प्रखंड को। चोल काल में प्रांतों की संख्या, चोल काल में प्रांतों की संख्या कितना? प्रांतों को क्या कहा जाता? प्रांतों को, कमिश्नरी को, जिला को, प्रखंड को। एक बार फिर से, प्रांत को, कमिश्नरी को, जिला को, प्रखंड को। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, बड़ा गांव क्या कहलाता? बड़ा गांव, छोटा गांव। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता,
स्थानीय सर्वसाधारण वर्ग के लोगों को गांव को क्या, सर्वसाधारण वर्ग के लोगों के गांव को, ब्राह्मणों के गांव को, ब्राह्मणों के गांव को, ब्राह्मणों के गांव को, व्यापारियों के गांव को, व्यापारियों के गांव को। चलिए, चोल सेना के पास कौन सेना नहीं थी? कौन सेना नहीं थी? चोलों की सबसे मजबूत कौन? नौसैनिक शक्ति का सबसे ज्यादा विकास किसके समय? राजेंद्र। राजेंद्र। नौसैनिक शक्ति का विस्तार चोल काल में सबसे ज्यादा किसके समय? राजेंद्र। चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय? राजेंद्र। चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय? राजेंद्र। चोल सैनिक सैन्य छावनी में रहा करता था, उसे क्या कहा? चोल काल में सैन्य छावनी को क्या कहा? सैन्य छावनी को। और चोल काल में राजाओं के जो अंगरक्षक या विश्वसनीय सैनिक होते थे, उसे क्या कहा? राजाओं के जो अंगरक्षक या विश्वसनीय, उसे क्या कहा गया? युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को जो भूमि अनुदान में दिया, क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? चोलकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिला है, हां या ना? हां या ना? हां ना? ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और व्यवसायिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पर वर्ण का विभाजन कितने वर्ग, कितने वर्गों में? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। वलंगाई किसको? वलंगाई किसको? इडंगाई, इडंगाई। क्लियर? सती प्रथा, दास, सती प्रथा, दास प्रथा, बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था, है? और इसके बाद जो है पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं था। चोल काल में, चोल काल की अगर हम लोग बात करें तो चोल काल में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, राजस्व का सबसे बड़ा, भूमि कर को क्या कहा जाए? भूमि कर को उत्पादन का कितना, उत्पादन का कितना? 1/, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई। इसके बाद मंदिरों को दान में दी गई, मंदिरों को दान में दी गई। विद्यालय को दान में दी गई, विद्यालय को। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, जैन संस्थानों को दान में दी, जैन संस्थानों को दान में दी। चोल काल के, चोलकालीन शासक किस धर्म को संरक्षण, किस धर्म को? अच्छा, नटराज शिव मंदिर कहां है? नटराज शिव मंदिर कहां है? इसकी आकृति कैसी है? कैसी है? कौन धातु से बना है? कौन धातु से? कौन धातु से? कौन बनवाया? कौन बनवाया है? अच्छा, इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया? कुलोतुंग द्वितीय, कुलोतुंग, कुलोतुंग। नटराज शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? कुलोतुंग। नटराज शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? और नटराज शिव मंदिर से भगवान विष्णु के मूर्ति को किसने समुद्र में फेंकवा दिया? कुलोतुंग, कुलोतुंग। तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने, किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया। इसके बाद आगे बताइएगा, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किसने दे दी? कुलोतुंग। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किसने? 1077 ईस्वी में, 1077 ईस्वी में 72 दूतों का एक मंडल चीनी सम्राट के पास किस चोल शासक ने भेजा? कुलोतुंग। अच्छा, एगो बात बताइएगा, एगो बात बताइएगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। कुलोतुंग प्रथम। महमूद गजनबी 1014 से 1027 तक भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय चोल वंश के शासक कौन थे? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, दोनों होगा। राजराज प्रथम 985 से 1014 और राजेंद्र प्रथम 1014 से 1000, तो दुन्नू न होगा, एगो थोड़े होगा। और दुन्नू यानी महमूद गजनबी का समकालीन
चोल शासक, राजराज प्रथम भी था और राजेंद्र। अब परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में अगर राजराज प्रथम है तो उसको टिक कीजिएगा, राजेंद्र प्रथम है तो उसको टिक कीजिएगा। अगर दोनों है, ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में ये ऊपर युक्त में एक से अधिक, तो एक से अधिक को टिक करना है, एक से अधिक को टिक करना है। दिमाग कुछ काम कर रहा है? हाँ, याद रखिएगा ना। बीपीएससी का रिजल्ट आया है ना, कटअप कितना गया है? 9 पर 1 91, 91 जनरल का, ओबीसी का 87, 87 ना, ओबीसी का 87, समझ गए। चलिए, तो अब जो है क्या करना है, कुछ चीज जो आपके नोट में नहीं है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है? नोट डाउन कीजिए। लिखिए, हेडिंग मारिए सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। हेडिंग मारिएगा सैन्य व्यवस्था, लिखिए। चोलों के पास, चोलों के पास चोलों के पास एक मजबूत चोलों के पास एक मजबूत नौसैनिक शक्ति थी। इस नौसैनिक शक्ति के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने, इस नौसैनिक शक्ति के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने, इस नौसैनिक शक्ति के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने इस नौसैनिक शक्ति के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम ने सर्वाधिक क्षेत्रों को जीतकर चोल साम्राज्य का विस्तार किया। सर्वाधिक क्षेत्रों को जीतकर चोल साम्राज्य का विस्तार किया। फुल स्टॉप। स्टार मार के अगला पॉइंट, चोलों के पास रथ सेना नहीं थी। स्टार मार के अगला पॉइंट, चोलों के पास रथ सेना नहीं थी। नीचे से आगे हेडिंग मारिएगा कडगम, कोडोगोमो, कडगम, कोडोगोमो कडगम, डैश देकर। चोल सैनिक सैन्य छावनी में रहते थे। चोल सैनिक सैन्य छावनी में रहते थे। चोल सैनिक सैन्य छावनी में रहते थे, कोमा उस सैन्य छावनी को ही कडगम कहा गया। चोल सैनिक सैन्य छावनी में रहते थे, उस सैन्य छावनी को ही कडगम कहा गया।
अगला पॉइंट हेडिंग मारिएगा, वल्लेकार। वल्लेकार, वल्लेकार डैश देकर चोल राजाओं के चोल राजाओं के चोल राजाओं के चोल राजाओं के पास चोल राजाओं के पास विश्वसनीय अंगरक्षक चोल राजाओं के पास विश्वसनीय अंगरक्षक जो राजा के कहने पर अपने प्राण का भी त्याग कर सकते थे, जो राजाओं के कहने पर अपने प्राण तक का त्याग कर सकता था, उसे वल्लेकार कहा गया। उसे वल्लेकार कहा गया। आगे हेडिंग मारिए, रत्कोड़ में। रत्कोड़ में डैश देकर युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को जो करमुक्त भूमि अनुदान के तौर पर दी जाती थी, उसे रत्कोड़ में कहा गया। उसे रत्कोड़ में कहा गया। उसे रत्कोड़ में कहा गया। फुल स्टॉप। आगे समाज। हेडिंग मारिए, समाज लिखिएगा, समाज। व्यावसायिक आधार पर समाज दो वर्गों में विभक्त किया गया था। कॉपी ना है, कॉपी क्या होगा? व्यावसायिक आधार पर समाज दो वर्गों में विभक्त किया गया था। एक नंबर में वलंगई डैश देकर कृषक वर्ग को वलंगई कॉपी लिखने आते हैं जी, पेज फाड़ के लिखते हैं, डेली क्लास नहीं करते हैं।
कभी आते हैं कभी नहीं आते ना, तो कॉपी का हुआ है, बताइए, इतना अनियमितता है। वलंगई, कृषक वर्ग को वलंगई वर्ग में रखा गया, वलंगई वर्ग में रखा गया। समाज में इस वर्ग का काफी सम्मान होता था, समाज में इस वर्ग का काफी सम्मान होता था। मोबाइल अंदर में नहीं रखा जाता, मोबाइल क्या है, मोबाइल के अंदर। अगला 2 नंबर में इडंगई, वलंगई, कृषक वर्ग को वलंगई में रखा जाता था, समाज में इस वर्ग का काफी सम्मान होता था, समाज में इस वर्ग का काफी सम्मान होता था, समाज में इस वर्ग का काफी सम्मान होता था, समाज में इस वर्ग का काफी सम्मान होता था। आगे इडंगई, मजदूर, मजदूर वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को इडंगई, इडंगई नहीं सुनाई दे रहा है, तो मजदूर वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को इडंगई के अंतर्गत रखा जाता था, रखा जाता था। समाज में इन लोगों को है दृष्टिकोण से देखा जाता था, समाज में इन लोगों को है दृष्टिकोण से देखा जाता था, समाज में इन लोगों को है दृष्टिकोण से देखा जाता था। है दृष्टिकोण से देखा जाता था, है दृष्टिकोण से देखा जाता था। नीचे से अगला पॉइंट, अगला पॉइंट स्टार मार के। इस समय समाज में इस समय समाज में इस समय समाज में सती प्रथा, कोमा बहुविवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन, इत्यादि का प्रचलन था। लेकिन ध्यान रहे कि लेकिन ध्यान रहे कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन ध्यान रहे कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन ध्यान रहे कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे हेडिंग मारिए, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था गंदा कर दिए हैं, दोबारा आप उसको अच्छा से पढ़ पाइएगा, बताइए, पढ़ लेते हैं, है भाई। फेयर, फेयर जिंदगी में उतना टाइम है फेयर करने का जी, है। लेकिन आप लोग जो है ना, क्या बताएं हम आपको, क्या बोले, हम एक रोज गुस्सा जाते हैं और गुस्सा में तुम ताम कर देते हैं आप लोग को, तो आपस में बात करने लगते हैं कि सर जो है तुम ताम कर दिए हमको। लेकिन हाँ, पिछले क्लास में हम आप लोग को तुम ताम किए थे, हमको याद है, बोल रहा था आवाज नहीं आ रहा, उसी पे गुस्सा आ गया था। और उस रोज मेरा तबीयत खराब था, आपको विश्वास नहीं होगा, हम दवाई खा करके अभी क्लास ले रहे हैं, समझ, आपको विश्वास नहीं होगा ये बात, अभी भी आए तो टेबलेट खाए हैं, समझ गए। तो गुस्सा में उस रोज शनिवार को जो है पता नहीं ज्यादा ही कमजोरी लग रहा था, समझ गए, शरीर सब मेरा हिल रहा था, समझे। हम गुस्सा में कुछ बोल दिए तो तुरंत बात कर लिए कि
आप लोग बात कर रहे थे तो कोई स्टाफ मेरा वहां खड़ा था, तो वही हमको बताया कि सर विद्यार्थी को तुम मत कहिए, आप हमेशा आप बोले हैं तो आप ही बोलिए। समझे? काहे कि विद्यार्थी बात कर रहा था, हमको मेरा स्टाफ ही बताया, जो सही बात है। लेकिन हम जो आपको बोले हैं कि अलग से एक कॉपी बना करके रखिए, आप बनाए हैं? हम नाराज नहीं होंगे आपसे, बताइए। आए बताइए, आप जब हमसे नाराज हो जाते हैं, हम आपको तुम कह देते हैं तब, जबकि हमको तुम कहने का अधिकार है। हम बोल सकते हैं आपको, हम कुछ भी बोल सकते हैं, समझ गए? तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप लोग जैसा सोचते हैं वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, है कि अब थोड़ा सा है कि अब पहले क्या होता था, पहले कम क्लास होता था, पहले कम विद्यार्थी था, तो जो भी आता था उसको बैठा करके प्यार से बात करते थे। अब विद्यार्थी ज्यादा है, क्लास ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, दो दो सेंटर है, और आप देखते ही हैं कितना हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तो जो है अपने ही विद्यार्थी में से जो असामाजिक तत्व है उससे हमको सामना करना पड़ता है, फिर जो हमारा कंपटीटर है उससे सामना करना पड़ता है, फिर बहुत चीज का सामना अब करना पड़ता है। तो थोड़ा माइंड जो होता है ना, माइंड छोटा है ना जी, छोटा सा तो माइंड है महाराज, ठीक है, उसको कहां कहां खपाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जो सोचते हैं तुम बोल दिया, अरे तुम बोल दिया तो कौन बड़का बात हो गया, कोई बहुत बड़ा बात हो गया। आप लोग आपस में बात करने लगते हैं, बताइए। चलिए, लेकिन आप लोग कॉपी नहीं बनाए हैं, अब आप लोग का क्या करें बताइए। हम कूट दे, अभी हम कूट दे। चलिए लिखिए, आर्थिक व्यवस्था। लिखिएगा, चोल काल में आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत, 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 आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर, भूमि कर हुआ करता था। जिसे करमाप या कुडिमे कहा जाता था, जिसे करमाप या कुडिमे कहा जाता था, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसे करमाप या कुडिमे कहा जाता था, जिसे करमाप या कुडिमे कहा जाता था, जिसे करमाप या कुडिमे कहा जाता था। यह उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था, यह उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था, यह उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था, यह उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था। नीचे से प्रमुख भूमि के प्रकार, प्रमुख भूमि के प्रकार, प्रमुख भूमि के प्रकार, प्रमुख भूमि के प्रकार, प्रमुख भूमि के प्रकार। एक नंबर में ब्रह्मदेय भूमि, ब्रह्मदेय भूमि, ब्रह्मदेय भूमि डैश देकर, ब्रह्मदेय भूमि डैश देकर ब्राह्मणों को दान में दी गई, ब्राह्मणों को दान में दी गई, ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि। हाँ, ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि। 2 नंबर में देवदान भूमि, 2 नंबर में देवदान भूमि, 2 नंबर में देवदान भूमि, 2 नंबर में देवदान भूमि डैश देकर मंदिरों को, मंदिरों के देखरेख हेतु दान में दी गई भूमि, मंदिरों के देखरेख हेतु दान में दी गई भूमि,
मंदिरों के देखरेख हेतु दान में दी गई भूमि। मंदिरों के देखरेख हेतु दान में दी गई भूमि। मंदिरों के देखरेख हेतु दान में दी गई भूमि। 3 नंबर में साला भोग। 3 नंबर में साला भोग। 3 नंबर में साला भोग, बोर्ड पे लिखा हुआ है यहां पे साला भोग। 3 नंबर में साला भोग डैश देकर विद्यालय के रखरखाव हेतु, विद्यालय के रखरखाव हेतु दान में दी गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव हेतु दान में दी गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव हेतु दान में दी गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव हेतु दान में दी गई भूमि। दान में दी गई भूमि। आगे पल्लीचंदम 4 नंबर में लिखिए ना, 4 नंबर में जैसे लिखना है लिखिए ना, 4 नंबर में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पल्लीचंदम, पल्लीचंदम डैश देकर, पल्लीचंदम डैश देकर जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। 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 आगे हेडिंग मारिएगा धार्मिक व्यवस्था। आगे हेडिंग मारिएगा धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था डैश देकर लिखिएगा चोलकालीन शासक शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोलकालीन शासक शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोलकालीन शासक शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोलकालीन शासक शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला पॉइंट, चोलकालीन शासक शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट, चोल राजा परांतक प्रथम ने, चोल राजा परांतक प्रथम ने, चोल राजा परांतक प्रथम ने चिदम्बरम में, चिदम्बरम में तमिलनाडु में पड़ता है चिदम्बरम, चिदम्बरम में, चिदम्बरम में चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार नटराज शिव के मूर्ति, नटराज शिव के कांस्य मूर्ति, नटराज शिव के कांस्य मूर्ति का निर्माण करवाया। नटराज शिव के कांस्य मूर्ति का निर्माण करवाया। नटराज शिव के कांस्य मूर्ति का निर्माण करवाया। चोल शासक परांतक प्रथम ने चिदम्बरम में, चिदम्बरम ने, चिदम्बरम में चतुर्भुजाकार नटराज शिव के कांस्य मूर्ति का निर्माण करवाया। इस मूर्ति का पुनर्निर्माण, इस मूर्ति का पुनर्निर्माण, इस मूर्ति का पुनर्निर्माण कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया। कुलोतुंग द्वितीय इस मूर्ति का पुनर्निर्माण कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया। कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया तथा, तथा कुलोतुंग द्वितीय ने, कुलोतुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु के मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। तथा कुलोतुंग द्वितीय ने, कुलोतुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु के मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। बाद बाकी चीज लिखा हुआ है, नीचे से 1-2 पॉइंट और। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ करवाया। तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ करवाया। तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ करवाया। तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ करवाया। तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ करवाया। श्रीलंका के राजकुमार के साथ करवाया।
नेक्स्ट पॉइंट, कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में, कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में, 1077 ईस्वी में, कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 सदस्यों का एक दूत मंडल, 72 72 7 पर 2 72, कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 सदस्यों का एक दूत मंडल, 72 सदस्यों का एक दूत मंडल, 72 सदस्यों का एक दूत मंडल चीनी शासक के पास भेजा, चीनी शासक के पास भेजा, चीनी शासक के पास भेजा, चीनी शासक के पास भेजा। महमूद गजनबी के समकालीन चोल शासक सॉरी, महमूद, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, महमूद गजनबी के समकालीन चोल शासक, महमूद गजनबी के समकालीन चोल शासक, महमूद गजनबी के समकालीन चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों है, 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 राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों है। फुल स्टॉप, खत्म हुआ। ठीक, अब सुनिए, एगो बात कहते हैं, अगले सोमवार को, अगले सोमवार को हम आपका कॉपी चेक करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में कहीं कहीं कुछ कुछ लिखाए हैं, और जहां जहां जो जो लिखाए हैं हमको एक फ्रेश कॉपी में चाहिए। अगले सोमवार को पूरे एक सप्ताह का समय हम आपको देते हैं, और अगले सोमवार को कोई विद्यार्थी याद दिला देंगे हमको, ठीक है, काहे कि हम भूल जाते हैं, ठीक है, याद दिला देंगे, और उस रोज हम सबको नानी याद दिला देंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है पल्लव अगले क्लास में पढ़ेंगे, बैठे रहिए। 1 मिनट, आप लोग हल्ला मत कीजिए। देखिए, एक कंफ्यूजन विद्यार्थी के बीच है, कुछ कंफ्यूजन विद्यार्थी के बीच है। जैसे वो मॉर्निंग में 8 से 10 बिहार दरोगा रिजल्ट गारंटेड फुल लेंथ टेस्ट शुरू किए हैं। उस टेस्ट को लेकर विद्यार्थी को कंफ्यूजन है कि हम बैच में एडमिशन लिए हैं तो क्या वो टेस्ट हमको फ्री में मिलेगा? नहीं, आपके बैच में शनिवार वाला टेस्ट फ्री में है, जो डिस्कशन के साथ हम आपको देते हैं प्रत्येक शनिवार को। वो टेस्ट को बैच से कोई लेना देना नहीं है। आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन एडमिशन लेना होगा, समझ गए? हाँ, ऑफलाइन एडमिशन बंद है, और ऑफलाइन वो टेस्ट शाम के टाइम में भी बहुत जल्दी शुरू होगा। ऑफलाइन वो टेस्ट शाम के टाइम में भी बहुत जल्दी शुरू होगा, शाम के टाइम में भी शुरू होगा। आपके बैच के ठीक पहले, आपका बैच 5 बजे से होता है ना, आपके बैच के ठीक पहले 3 से 5 में शुरू होगा, 3 से 5 में शुरू होगा, समझ गए? तो इसलिए घबराइए नहीं, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। बात क्लियर है? हाँ, तो इसके बाद जो है उस टेस्ट को आपके बैच से कोई लेना देना नहीं होगा। और बैच का फी देखिए कितना कम है, मात्र 100 रुपया में 20 टेस्ट, मतलब एक टेस्ट का मात्र 5 रुपया। प्रत्येक दिन 3 पेज मिलता होगा, 3 पेज, फिर टाइपिंग, फोटो स्टेट, फिर जो है रूम रेंट, बिजली बिल, सब चीज जोड़िए ना। उस टेस्ट में हमको घाटा लगने जा रहा है कुल मिलाकर के। हाँ, सही बता रहे हैं हम आपको, आप पता कर लीजिएगा, समझे? हाँ, तो ये बात स्पष्ट कर दिए। और दूसरी बात जो है, आपको ये है, जो भी आपको होमवर्क देते हैं उसको आप कीजिए, नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, समझ गए? और आज थोड़ा सा आपका मोबाइल चोरी हुआ था, मोबाइल चोरी, कौन मोबाइल था? ओप्पो का था, कितना हजार का था? है 8,000?
18,000, 13,000, 13,000, 10,000, 13,000, 13,000। इनका मोबाइल चोरी हो गया है, समझ गए। और विद्यार्थी में से कोई लड़का या लड़की में से कोई भी चुराया है, बेचारी देखी नहीं है, क्लास से निकलने वक्त चोरी हुआ है, तो इसको जो है मोबाइल दे दिया जाए क्या? क्या? तो मोबाइल दे दिया जाए, आपको देना होगा, पैसा आपको देना होगा। आप ही में से ना कोई चोरी किए हैं? बताइए, 1 मिनट। चोरी करते हैं, चोरी करना अच्छी बात है? चलिए अब शांत रहिए, दीजिए होमवर्क पूछते हैं, होमवर्क पूछते हैं, होमवर्क आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसको आगे पूछेंगे। इसमें क्या दिए थे? पेज नंबर 27 और 28। खड़ा हो जाइए, पढ़े हैं ना? यूएनडीपी का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? बैठ जाइए। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा है? रॉबिन्स। किसने कहा है? रॉबिन्स ने। उधर चश्मा वाला खड़ा हो जाइए जल्दी, चश्मा वाला खड़ा होइए ना जी। हाँ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 25 सितंबर 2014। इधर चश्मा वाला खड़ा हो जाइए, व्हाइट टी शर्ट। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया? 1990। बैठ जाइए आप, इधर खड़ा हो जाइए। हाँ, भारत में पहली आर्थिक गणना किस वर्ष हुई थी? 1977। बैठ जाइए, उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग से संबंधित है। खड़ा रहिए आप, उधर खड़ा हो जाइए, व्हाइट शर्ट। हाँ, स्टैगफ्लेशन क्या है? जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ है, उसी को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। इधर खड़ा हो जाइए। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? मार्शल। किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन बोलिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. शनमुखम शेट्टी। आर.के. शनमुखम। चलिए उधर खड़ा हो जाइए, व्हाइट टॉप, व्हाइट टॉप। हाँ, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के समय हुई है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड। बैठ जाइए। चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। राष्ट्रीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई है? 1982। 1982। चलिए खड़ा हो जाइए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई है? 2002। 1875 में। 1875 में। खड़ा हो जाइए। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ है? हाँ? ना बोले हैं आप। फेरमानी समिति। कौन समिति? चलिए अगला होमवर्क सुनिए। इसमें पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 पूरा पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं तक पूरा करके आना है। और पंचवर्षीय योजना से संबंधित फैक्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुधवार को पूछेंगे। बात क्लियर?
हाँ लीजिए, किसका है ये? बैठ जाइए, अब बैठ जाइए गुरुजी लोग। अब इसमें क्या था, ज्योग्राफी में क्या था? राज और अब देखिए अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 4 पूर्वावलोकन भारत का पूर्वावलोकन भूगोल चैप्टर नंबर 4 प्रजाति और जनजाति। प्रजाति और चलिए अब इससे क्वेश्चन पूछते हैं, खड़ा हो जाइए। लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में। बैठ जाइए, इधर टोपी वाला खड़ा हो जाइए। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। बैठ जाइए, उधर टोपी वाला खड़ा हो जाइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 3 गो राज्य का जिला आता है। 3 गो राज्य का जिला आता है, तीनों राज्य का नाम बोलिए। क्वेश्चन समझे हैं? याद किए हैं? तो याद नहीं किए हैं तो समझिएगा खाक आप, समझिएगा। उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए, चश्मा वाली खड़ा होइए। अरे इधर, हाँ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। बैठ जाइए। उधर है लड़की है, उधर खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। हाँ खड़ा होइए। आगे वाली बैठिए, पीछे वाली। भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? कहां पर? बंगलुरु में ना। चलिए बैठ जाइए। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में ना। हाँ? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर। गुजरात की राजधानी? सोनभद्र जिले कितने राज्यों को स्पष्ट? 4 राज्य ना। चलिए अगला होमवर्क दे ही दिए हैं, इसे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। टेस्ट अगले क्लास में पूछ देंगे। धन्यवाद। एक तरफ से निकालिए, एक तरफ से टेस्ट में एंट्री दिलवाइए। क्या? उधर से निकलेगा, इधर से, इधर रोक दीजिए ना, इधर रोक दिए हैं ना, स्टाफ है ना, यहाँ पे स्टाफ है ना, ठीक है। इधर से निकल जाइए आप लोग, इधर से निकल जाइए, सीढ़ी बड़ा है, इधर से निकल जाइए, सीढ़ी बड़ा है।